अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। ये आपकी क्लास 11th का 6th चैप्टर है। अब मैम हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं? देखो यार, जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? मॉर्फोलॉजी, है ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, है ना। तो हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम लोग एनाटॉमी, दैट मींस इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, है ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि नाम ही है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो एनाटॉमी का तो मतलब है आपका, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स, है ना। एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। चलिए, सबसे पहले यार ये आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है, जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा होना चाहिए एक्चुअली में, बट वो नहीं लिखा हुआ है। बट मैं इसको पढ़ाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, है ना, बट स्टिल मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। तो जिससे आपको एक बार याद आ जाएंगी सारी चीज़ें और आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार हम लोग समझेंगे कि टिश्यूज क्या होता है ना। हमें एक चीज तो पता है कि मैम टिश्यूज हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, 9th क्लास में भी पढ़ा था, है ना। हो सकता है 7th 8th क्लास में भी पढ़ा हो आपने। तो टिश्यूज आपका ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, है ना। एक ग्रुप ऑफ सेल जो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर और चीजें भी हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उनका एक कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, साथ ही साथ वो सेम फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज होती है जो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये ऐसा भी होता है क्या। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर ऐसे वाला सीन है कि है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो टिश्यूज क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका कॉमन ओरिजिन है ना, एंड दे परफॉर्म कॉमन फंक्शन और सेम फंक्शन, और जो उनका स्ट्रक्चर है वो सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि सेम ही होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो आई एम होपिंग कि आपको टिश्यू तो यार समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सी चीज है। देखो, मैं आपको ये सारी चीजें क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं ये चीज़ बोलती हूँ, अपनी क्लास में भी बोलती हूँ कि सबसे पहले आपका फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। आपके एनसीईआरटी में इनके बारे में लिखा नहीं हुआ है, बट यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग उन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, उन टर्म्स का यूज़ करेंगे, तो हो सकता है बच्चा भूल गया हो, है ना। तो एक बार मैं उसको क्यों ना रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है, हमारी तो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ नहीं है। नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, है ना। प्लांट टिश्यू आपके 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आ जाता है आपका परमानेंट टिश्यू, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे आर डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। इनका बस एक ही काम होता है, डिवाइड करना, ठीक है। तो याद रखना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं दे आर डिवाइडिंग, और जो परमानेंट टिश्यू है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों को, और उनको लगता है कि जो आपका परमानेंट टिश्यू है वो डेड होता है। बेटा, परमानेंट टिश्यू डेड नहीं होता है। यहाँ पर ही मैं आपका पहला डाउट क्लियर कर देती हूँ। जो आपका परमानेंट टिश्यू है वो लिविंग टिश्यू होता है, डेड टिश्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर स्टार करके, मतलब स्टार बनाकर वहां पर लिख लेना कि दे आर नॉट डेड। बच्चों को लगता है परमानेंट टिश्यू है तो वो डेड होगा, डेड नहीं होता है। आई बात समझ में? लिविंग टिश्यू होता है, बट दे आर नॉट डिवाइडिंग, ठीक है। जैसे कि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिवाइडिंग है, यहाँ पे जो सेल्स है दे आर डिवाइडिंग बट दे आर नॉट डिवाइडिंग। आई बात समझ में? डिफरेंस समझ में आ गया, है ना। एंड देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो ऑब्वियसली बात है लिविंग होंगे ही होंगे। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया बात है, ये चीज हम लोग समझ गए हैं। अब मैं आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से चीजों को समझा देती हूँ, एक बार अच्छे से रिवाइज करा देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू, है ना।
देखो परमानेंट टिश्यू को भी हमने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास दो टाइप के परमानेंट टिश्यूज होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, देखो यहाँ पर नोट्स बने हुए हैं, है ना। आप अपना पेन पेंसिल नोटबुक जो भी लेकर बैठना है, साथ में बैठना है ना। यहाँ पर आपको नोट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है ना। तो मैं चाह रही थी कि इसमें मैं पीपीटी से ना पढ़ाकर मैं आपको नोट्स की हेल्प से समझा दूं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा, मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, चलो सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो भी सेल का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है ना। कैसा होता है? सिमिलर होता है, सेम होता है। वहीं पे अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखोगे तो यहाँ पर जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। आई बात समझ में? अच्छा, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे पास है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी हमारे पास है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। सबसे पहले हम लोग पैरेन्काइमा की बात करते हैं। तो पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, कोलेन्काइमा भी लिविंग है एंड जो स्क्लेरेन्काइमा है वो डेड होता है ना। क्या होता है? डेड होता है। अब आ जाओ अपने जाइलम पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया कि जो स्ट्रक्चर्स है, सेल के जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट होंगे, राइट। तो यहाँ पर जाइलम में आपके पास ट्रकीज भी प्रेजेंट है, वेसल्स भी प्रेजेंट है, जाइलम पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट है एंड जाइलम फाइबर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं पे अगर आप फ्लोएम में देखोगे तो फ्लोएम में आपके पास सीव ट्यूब्स प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है, फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है एंड फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब हम पहले देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा डेड है और कौन सा लिविंग है। तो जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग है, बाकी के जो तीनों हैं ट्रकीज, वेसल एंड जाइलम फाइबर ये डेड होते हैं। आई बात समझ में? वहीं पे अगर मैं फ्लोएम की बात करूंगी, यहाँ पर फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड होता है, बाकी के जो तीन हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये तीनों लिविंग है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे मैंने बोला था कि परमानेंट टिश्यू जो है वो डेड नहीं होते हैं, दे आर लिविंग। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों बोला था कि वो लिविंग होते हैं। क्लियर है ना? ये आपको फ्लो चार्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ठीक है, किसकी बात करें हम लोग? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वहां पर जो सेल्स होते हैं दे आर डिवाइडिंग सेल्स, है ना। क्या होते हैं? डिवाइड करते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी उनको हम लोग बोलते हैं। तो जो आपके डिवाइडिंग सेल्स होते हैं या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं उनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये सेल्स है, जो आपके डिवाइडिंग सेल्स है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, है ना। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। दूसरा, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, है ना, इस तरीके से, है ना। अगर मैं इसका आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊं, सबसे पहले तो बड़े छोटे से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहां पर अब मैं सेल्स बनाने वाली हूं। ठीक है, तो एक तो साइज में बड़े छोटू से हैं, है ना, छोटे छोटे हैं एंड दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मतलब बिल्कुल टाइटली अरेंज्ड है। अच्छा, अगर टाइटली अरेंज्ड होंगे तो क्या एक और दो इस सेल के बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना, एब्सेंट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइटली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। तो इसकी वजह से जो इंटरसेल्युलर स्पेस है एक और दूसरे सेल के बीच में वो नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा कि इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ आइसोडायमेट्रिक इन शेप होते हैं, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, सेम डायमीटर, राइट। कोई वैक्यूल नहीं होता है इन सेल्स में, है ना। सेल वॉल जो है वो काफी ज्यादा थिन होती है और इनका जो न्यूक्लियस है ना, जो डिवाइडिंग सेल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट का मतलब एकदम से आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने ना एकदम भड़कीला सा कलर पहना हुआ है, ठीक है, तो आप दूर से दिखोगे तो मतलब प्रोमिनेंट, है ना, समझ गए हो ना, मतलब क्या कहना चाह रही हूँ। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, आपको आराम से एकदम दिख जाएगा कि हाँ भाई न्यूक्लियस है
है ना। आई बात समझ में। तो ये कुछ आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, मेरिस्टेमेटिक और डिवाइडिंग सेल्स के, है ना। क्लियर हो गया, इजी था, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था। देखो ये चैप्टर बहुत इजी है ना, फटाफट से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखोगे, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बता दूं जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ हो, है ना। तो कहीं आप बुक खोलो और देखो कि मैम ये तो हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये आपने कैसे पढ़ा दिया है ना। तो उसकी टेंशन मत लेना, कुछ भी बिल्कुल बाहर से नहीं पढ़ाया जाएगा, जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ाया जाएगा, है ना। उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, उसकी टेंशन आप मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आ जाओ यहाँ पर अब थोड़ी सी हम लोग फोटो फाटी देख ले, है ना। फोटो फाटी देखना जरूरी है यार, मतलब बायो में अगर फोटो नहीं होगा, डायग्राम्स नहीं होंगे तो बायो बायो थोड़ी होगी। ये देखो यहाँ पर आपका पैरेन्काइमा दिया हुआ है, कॉलेनकाइमा दिया हुआ है एंड स्क्लेरेन्काइमा दिया हुआ है ना। यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया हुआ है तीनों का, ठीक है। तो ये वाला आपका पैरेन्काइमा हो जाएगा, ये वाला कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। आई बात समझ में। ये दोनों लिविंग थे और ये वाला डेड था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम है ना। ट्रैकीड, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर वेसल्स वगैरह दिए हुए हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका फ्लोएम है, यहाँ पर आप देखोगे सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और कंपेनियन सेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको इसमें घुसना है नहीं, है ना, क्योंकि आपके नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, बट मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ की, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ की। अब सुनना मेरी बात थोड़ा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ की। तो यहाँ पर दो तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पर कि दो तरीके की ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जब ग्रोथ लेंथ में हो रही हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ मेरी हाइट बढ़ रही है तो क्या हुई, मेरी प्राइमरी ग्रोथ हुई। ऐसे ही अगर प्लांट की हाइट बढ़ रही है, मतलब लेंथ, है ना, लेंथ इंक्रीज हो रही है, ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। आई बात समझ में, है ना, आई बात समझ में। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलते हैं, जब आपकी गर्थ इंक्रीज होती है, प्लांट की जो गर्थ इंक्रीज होगी, है ना, जैसे कि प्लांट की लेंथ हुई तो वो प्राइमरी ग्रोथ हुआ। अगर वो साइड से बढ़ेगा, है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी ग्रोथ के लिए आपके पास एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं, वहीं पे आपके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टम होते हैं। लेटरल मेरिस्टम में भी कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम आता है, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं दे आर लोकेटेड इन 3 रीजन्स, है ना, 3 रीजन्स में दे आर लोकेटेड, ठीक है। अभी हम लोग इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, अगर आपके टिप पर प्रेजेंट है ऐसे मेरिस्टम को हम लोग एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, है ना। ऐसे मेरिस्टम, है ना, जो आपके टिप पे प्रेजेंट है, टिप पे, तो उसको हम एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा राम और श्याम, है ना। राम मतलब रूट एपिकल मेरिस्टम एंड SAM मतलब शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। अगर आप इधर डायग्राम बना के देखोगे तो यहाँ पर देखो टिप पे, जैसे मैंने बोला, तो यहाँ पर टिप पे प्रेजेंट है, दीज आर SAM शूट एपिकल मेरिस्टम, और यहाँ पर जो प्रेजेंट है ना, ये क्या है, आपके रूट एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है। जो आपका एपिकल मेरिस्टम है वो क्या कौन सा ग्रोथ करवाता है, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। दैट मीन्स वो लेंथ इंक्रीज करवाएगा, है ना, लेंथ इंक्रीज करवाएगा। अच्छा ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आपका दूसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, नोड्स पे प्रेजेंट है। नोड्स मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था। नोड्स क्या होते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से आपका लीफ अराइज होता है ना, और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसको इंटर नोड बोलते हैं, राइट। तो जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, नोड्स पे प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में। और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो भी आपका कौन सा ग्रोथ करवाता है, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है ना। कौन सा ग्रोथ करवाता है, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं लेटरल मेरिस्टम पे, है ना।
ये क्या है, लेटरल मेरिस्टम है। ये आपका जो लेटरल मेरिस्टम होता है ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है ना, क्या करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब गर्थ इंक्रीज होगा, लेंथ और विड्थ, लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो प्राइमरी, विड्थ इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। जैसे कि अब आप अपने पे एग्जांपल ले लो, आपकी हाइट बढ़ रही है तो वो आपकी प्राइमरी, मतलब उससे मैं आपको समझाने की हेल्प से, मतलब एक एग्जांपल की हेल्प से समझा रही हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ एग्जाम्पल की तरह ही लेना, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ हो रही है आपकी हाइट में, हाइट इंक्रीज हो रही है, आप मोटे हो रहे हो तो वो क्या है, आपकी सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाइयों और उनकी बहनों, टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। तो हमारे पास 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम है ना। प्लांट्स में हमारे पास 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम है। सबसे पहला आ जाता है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा आता है आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड तीसरा आ जाता है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। देखो नाम से पता चल रहा है एपिडर्मल, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस मैम हमें आपने बताया था कि आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे आपकी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर क्या है, स्किन है ना। तो आपकी जो बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर है वो आपके पैथोजेंस हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, है ना, इनसे आपको प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्शन देगी, है ना। जैसे कि ये बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी आपकी बॉडी में एंटर करना चाहेगा तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आएगा वो आपका स्किन होगा, है ना। उसको पेनिट्रेट करके ही आपके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजन है, वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ऐसे ही जो प्लांट में है, तो आपका जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मिस की अगर मैं बात करूं तो वो आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है। अगेन क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन का, ठीक है। क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन का। थर्ड पॉइंट क्या है, पैरेन्काइमाइटिस, ठीक है। क्या होता है ये, पैरेन्काइमाइटिस होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ये सिंगल लेयर्ड है। जो आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो कैसा है, सिंगल लेयर्ड है। बट यहाँ पर भी एक्सेप्शंस है ना, जैसे आप केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस पढ़ते हो तो यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पे ये मल्टी लेयर्ड भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आ जाएगा आपका फाइकस एंड नीरियम, ठीक है। क्या एग्जांपल आएगा, फाइकस एंड नीरियम, ठीक है। ऑलराइट, सो आई एम होपिंग आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और अच्छे से पढ़ते हैं इसको। देखो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एपिडर्मिस है, ठीक है। क्या है ये, एपिडर्मिस है। और ये जो सेल्स है, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है, आपके एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है। क्या है ये, आपके एपिडर्मल सेल्स होते हैं। नाउ यहाँ पर आप देखोगे ये कुछ ऐसा निकला हुआ है, एक्सटेंशन सा निकला हुआ है, ये क्या है, एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल जो आपके रूट में भी प्रेजेंट होते हैं एंड स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर रूट में प्रेजेंट है तो उनको हम लोग रूट हेयर बोलते हैं, अगर स्टेम में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं, ठीक है। अब इनका अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे कि अगर मैं रूट हेयर की बात करूं, क्योंकि रूट्स में प्रेजेंट है तो इनका क्या फंक्शन होगा, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये इनका फंक्शन होता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या फंक्शन है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और क्या काम है इनका, क्या फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हम आ जाते हैं ट्राइकोम पे, है ना। जो ट्राइकोम है, ट्राइकोम का क्या फंक्शन होता है, ये आपके एक तो प्रोटेक्शन की तरह हेल्प करते हैं, मतलब हर्बीवोर से आपको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि हर्बीवोर आपको आके खा ना ले, ठीक है ना, खा ना ले, तो प्रोटेक्शन की तरह। दूसरा होता है कि ये आपका लॉस ऑफ वाटर, मतलब रिडक्शन करवाते हैं ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर, तो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा ना हो इसमें भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पहला आ जाएगा लॉस ऑफ वाटर, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, और दूसरा आ जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट हर्बीवोर। आई बात समझ में, है ना, आई बात समझ में। अच्छा, ये जो एपिडर्मिस है यहाँ पर आपके गार्ड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके गार्ड सेल्स है ये सिर्फ
स्टेम एंड लीफ में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पर मिलेंगे? स्टेम एंड लीफ में मिलेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पूरा इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, ये एकदम सुंदर सा डायग्राम आपके लिए बना हुआ है ना। ये देखो ऐसे बीन शेप का दिख रहा है आपको कुछ, है ना, बीन शेप का आपको दिख रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? गार्ड सेल बोला जाता है। और यहाँ पर आपको येलो कलर से आप बोलोगे मैम ये अंदर की लाइन काफी ज्यादा थिक है, तो इनर वॉल जो होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, ठीक है। अभी आप पूछोगे मैम ये क्या बने हुए हैं, है ना, ये क्या है? ये बेटा आपके क्लोरोप्लास्ट है। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट है। ये सारे क्या है? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग स्टोमेटल पोर बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर सब्सिडरी सेल्स, जो क्या करवाते हैं, क्या फंक्शन होता है इनका? सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। क्या फंक्शन होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब जैसे मैंने बात करी, जो इनर वॉल है वो काफी ज्यादा थिक होती है, बट जो आउटर वॉल होती है इसकी ये थिन होती है। याद रखना, है ना, याद रखना, जो गार्ड सेल्स होते हैं उसके अंदर वाली जो वॉल है, इनर वॉल जो है वो थिक होती है, वहीं पर जो आउटर वॉल है इसकी वो थिन होगी, ठीक है। सब्सिडरी सेल का फंक्शन मैंने बता दिया, सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना। ये क्या है? आपका स्टोमेटल पोर है, राइट। और ये आपके गार्ड सेल है और ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लियर। नाउ गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स मिल और साथ ही साथ आपका स्टोमेटल पोर, ये क्या बनाते हैं? आपका स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये पॉइंट, जो आपके गार्ड सेल्स होते हैं, साथ ही साथ सब्सिडरी सेल्स और स्टोमेटल पोर, ये मिलकर आपका स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। सो आई एम होपिंग आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर है काफी अच्छे से, है ना, समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, वैसे भी ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, आपको मतलब आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, है ना। एपिडर्मल सेल्स एंड एक्सटेंशन ऑफ सेल। एपिडर्मल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ सेल जो होता है वो आपके रूट में और स्टेम में भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर रूट में है तो उसको हम लोग रूट हेयर बोलेंगे, और अगर स्टेम में है तो उसको हम लोग ट्राइकोम बोलेंगे। देखो, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है ये बाहर से ही है ना, ये एक ही सेल का एक्सटेंशन है, कहीं अंदर से नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सोजीनियस इन ओरिजिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ बाहर एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन है, कहीं अंदर से नहीं आ रहा है, राइट। तो इसको हम लोग एक्सोजीनियस इन ओरिजिन बोल सकते हैं, यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। सो आई एम होपिंग आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि जो डाइकॉट होता है ना, डाइकॉट प्लांट होता है, उसमें जो आपका स्टोमेटा है, जो उसमें आपका स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है? बीन शेप का होता है ना, बीन शेप का, जैसे कि ये वाला, है ना, ये कैसा है? बीन शेप्ड। वहीं पे जो मोनोकॉट का होता है वो डम्बल शेप का होता है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से स्टोमेटा होता है, ठीक है, इस तरीके से, देख रहे हो, डम्बल शेप, है ना, डम्बल। ऑलराइट, ऐसे ऐसे करते हैं ना, हाँ बिल्कुल। चलो मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूँ, है ना, ये देखो, यहाँ पर देखोगे अंदर की वॉल थिक है ना, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वैक्यूल भी है, न्यूक्लियस भी है, ये गार्ड सेल हो गया, स्टोमेटल पोर हो गया, सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, एपिडर्मल सेल्स हो गए, साथ ही साथ ये जो आपको देखने को मिलता है। फिर दूसरा ये आपका डम्बल शेप वाला स्टोमेटा, ठीक है, ये आपका डम्बल शेप, ये देखो इस तरीके से कुछ दिखता है। यहाँ पर साइडों में जो वॉल होती है वो थिक होती है, ठीक है, ये वाली वॉल जो है वो काफी ज्यादा थिक होती है। आई बात समझ में, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना। तो यहाँ पर हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है खत्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट हम लोग टिश्यू सिस्टम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में ऐसा कुछ डायग्राम बना होगा एकदम खतरनाक सा, और बच्चे सोचते होंगे कि मैम ये कौन सा डायग्राम है, हमें प्लीज इससे दूर रखो, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आराम से समझेंगे, है ना, प्यार से समझेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है मैम? आप एक काम करो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आपको जानना है ना, तो आप सारे टिश्यू में से, सारे टिश्यू सिस्टम में से एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स को माइनस कर दो, ठीक है।
यहाँ पर देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सारे टिश्यूज में से ऑल टिश्यू माइनस एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स को माइनस करो, बाकी का जो बच गया वो आपका क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, है ना, हाइपोडर्मिस की बात। देखो एपिडर्मिस को तो हमने माइनस कर दिया है ना, एपिडर्मिस तो है ही नहीं हमारे उसमें, साथ ही साथ यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स है, इसको भी हमने काटा कर दिया है, तो बाकी के जो बच्चे हैं वो हमारा किस में आता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है, राइट। तो सबसे पहले एपिडर्मिस के बाद क्या है आपका, हाइपोडर्मिस है। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस को एक बार सबसे पहले समझते हैं कि जो हाइपोडर्मिस है ये आपके रूट में तो एब्सेंट होता है बट स्टेम में प्रेजेंट होता है। अगर डाइकॉट प्लांट है तो ये कॉलेनकाइमा का बना होगा, अगर मोनोकॉट है तो ये स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। किसकी बात करी हमने, हाइपोडर्मिस की बात करी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पेरेन्काइमा। इसके नीचे क्या है, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को हम लोग मिडिल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं एंड इट इज पेरेन्काइमाइटिस, है ना। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का फंक्शन होता है, राइट। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। तो हमारा पेरेन्काइमा हो गया। अब हम आ जाते हैं एंडोडर्मिस पे। एंडोडर्मिस जो है वो आपका स्टेम में भी प्रेजेंट होता है और रूट में भी प्रेजेंट होता है, बट इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है रूट में है, इसका फंक्शन रूट में ज्यादा है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात, सुनना अच्छे से सुनना। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये रूट की बात हो रही है ना। यहाँ पर आप देखोगे ये है सेल वॉल। ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल है ना, ये है आपकी सेल वॉल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जो ग्रीन कलर से बनी हुई है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है भाई और उनकी बहनों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अभी यहाँ पर आपको ऐसा पिंक कलर का कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, इस इधर भी पिंक कलर का, इधर भी पिंक कलर का, ये भी पिंक है ना, यहाँ पर ऐसे स्ट्रिप के फॉर्म में कुछ दिख रहा होगा। सबसे पहले इसको मैं बताती हूँ ये है क्या, ये है आपका सुब्रिन। ठीक है, ये क्या है आपका, सुब्रिन है, जो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है एंड इट इज इम्पर्वियस टू वाटर एंड एयर। आई बात समझ में, मतलब वाटर और एयर इसको पास नहीं कर सकते हैं, है ना। इट इज इम्पर्वियस टू वाटर एंड एयर। और ये क्योंकि एक स्ट्रिप के फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, है ना। बेसिकली इट इज अ डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन। ठीक है, क्या है ये, डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन होता है। आई बात समझ में, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा मैम आपने हमें ये बताया क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, क्यों आप हमें कैस्पेरियन स्ट्रिप बता रहे हो, क्यों आप हमें बता रहे हो कि एंडोडर्मिस में रूट का इंपॉर्टेंस होता है ना, क्या है ये वैक्सी सब्सटेंस, क्यों इट इज इम्पर्वियस टू रूट वाटर एंड एयर, है ना, क्या है। तो भाई मुद्दे की बात ये है कि जो भी आप पानी डालते हो तो प्लांट कैसे पानी लेता है, ऐसा आप पीते हो ना कोल्ड ड्रिंक, ऐसे पूरा एकदम सक्शन, है ना, तो इस तरीके से जो प्लांट है वो भी पानी लेता है ना। तो यार जब आपने पानी डाला तो उसमें ना सारे आपने फिल्टर करके तो डाला नहीं है ना, कि भाई इसमें रेडियो एक्टिव चीज़ें नहीं जाएगी, इसमें लेड या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं जाएंगे, आपने पानी डाला है। अब जो पानी है उसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, है ना। तो अब हम नहीं चाहते हैं कि वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो आपके प्लांट के अंदर जाए, क्योंकि पानी तो एब्जॉर्ब करेगा ही, है ना। पानी से वो आपके फ्रूट में जाएगा, फ्रूट से सीड में जाएगा, सीड से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो हम नहीं चाहते, प्लांट नहीं चाहेगा कि उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको खराब कर दिया जाए, है ना। तो ये जो आपका मैंने बताया है ये एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है। चेक पॉइंट की तरह काम कैसे करेगा मैम, देखो एक ही यहाँ पर ना एक ही रास्ता तो नहीं है, देखो वैसे 2-3 रास्ते हैं, मैं बता देती हूँ क्या है। ठीक है, यहाँ पर पानी है, पानी को जाना है इधर से, देखो यहाँ से जाना चाहेगा पानी तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सुब्रिन का डिपोजिशन है। ठीक है, किसका डिपोजिशन है, सुब्रिन का डिपोजिशन है एंड वी नो कि इट इज इम्पर्वियस टू वाटर एंड एयर। ठीक है, तो यहाँ से तो इसकी एंट्री नहीं है। ऑलराइट, फिर ये इधर से जाना चाहेगा तो इधर से भी ये नहीं जा सकता है ना, यहाँ से भी ये नहीं जा सकता है। अगेन यहाँ पर सुब्रिन का डिपोजिशन है। नाउ अब इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये जो वाटर है ये इधर से
गुजर कर अंदर की तरफ जाए। जब ये इधर से गुजर कर जाएगा तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, उनको यहीं पर रोक लिया जाएगा, मतलब अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, फिल्टर आउट हो गया, मतलब मान लो फिल्टर आउट हो गया, तो जो भी पानी गया है उसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी, है ना। तो यहाँ से पानी जा सकता है। तो ये एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? चेक पॉइंट की तरह काम करता है। सो आई एम होपिंग आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, है ना। एंडोडर्मिस जो है आपके स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, बट इतना ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, रूट में ज्यादा होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एंडोडर्मिस भी हो गया हमारा, पेरिसाइकिल पे आते हैं, है ना। पेरिसाइकिल, देखो जो पेरिसाइकिल है वो आपके रूट में प्रेजेंट होता है। अगर डाइकॉट रूट है ना, डाइकॉट प्लांट का रूट है, तो यहाँ पर क्या करवाता है, लेटरल जो रूट्स होते हैं ना, जैसे कि एक तो मेन रूट हो गया, फिर लेटरल रूट, साइड साइड से जो रूट्स निकलते हैं, है ना, उसमें हेल्प करवाता है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज वैस्कुलर बंडल्स, तो हमने माइनस ही कर दिया है ना। जैसे अभी की बात हुई थी कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है आपका, एपिडर्मिस माइनस सारे टिश्यू में से आप एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स को माइनस कर दो, जो बचा आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आ जाएगा। तो इसको तो हम क्रॉस कर देते हैं, टाटा बाय बाय कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मेडुलरी रेस को पढ़ने से पहले हम लोग पिथ को पढ़ते हैं, है ना। पिथ, और या फिर हम इसको मेडुला भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, है ना, ये होता है पिथ। यहाँ पर आप देखोगे कि ये वैसे तो पैरेन्काइमाइटस होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ऐसे रेज आपको दिख रही है, ठीक है, रेज दिख रही होंगी, दीज आर पैरेन्काइमाइटस रेज, है ना, जिसको हम लोग मेडुलरी रेज, पैरेन्काइमाइटस मतलब पूरा पैरेन्काइमा का बना हुआ है ना। और यहाँ पर जो आपको रेज दिख रही हैं इस तरीके से, दीज आर मेडुलरी रेज। ठीक है, क्या है ये, मेडुलरी रेज होती हैं। क्या फंक्शन है मेडुलरी रेज का? मेडुलरी रेज का फंक्शन होता है कि जैसे कि हमें पता है पैरेन्काइमा की है ना, तो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर में हेल्प करता है। ठीक है, क्या फंक्शन है, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में 3 लाइनें 4 लाइनें दी हुई है, बट मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए, है ना। वैसे ही बहुत कम चैप्टर है, बहुत कम चीज़ें दी गई है ना, तो ऐसा ना हो कि कुछ भी आप इस चैप्टर में ऐसा लगे कि कुछ है ही नहीं, इस चैप्टर में बहुत कुछ है, वो आपको दिया नहीं है। देखो एनसीईआरटी बेसिकली ना आपकी 4 लाइनें दी हुई है, बट 4 लाइनों में भी वो कम से कम क्या कहते हैं, 1 पेज की बात करती है। तो एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, बहुत छोटा करके लिखा हुआ है। 4 पेजों का जो ज्ञान होगा वो आपको 1 पैराग्राफ में दिया होगा, है ना। जो आप 4 पेजों में पढ़ते हो किसी रेफरेंस बुक से, वो आपको 1 पैराग्राफ में दिया हुआ है। इस तरीके से एनसीईआरटी को लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं ऐसा चाहती नहीं थी कि आप, मतलब ऐसा ना हो कि आपके साथ की कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैम इसमें तो 4 लाइनें हैं और आपने ये सारी चीज़ें पढ़ा दी है, तो दिया ही नहीं हुआ है, ऐसा मत सोचना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। और इसी के साथ हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, अब सुनो मेरी बात, देखो हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया, हमने आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को, जिसमें हमारे पास 2 है ना, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। और मैम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इनका फंक्शन कि जाइलम का क्या फंक्शन होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वहीं पे फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, कंडक्शन ऑफ फूड, है ना। ये तो हमें, इतने आसान चीजें मत बोला करो, है ना, मतलब थोड़ा हार्ड दो यार, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट, ये तो हम लोगों को आता है ना। हम लोग 10 से ही पढ़ के आए, एकदम हम काफ़ी समझदार बच्चे हैं। एनीवेज बहुत अच्छी बात है अगर तुम समझदार बच्चे हो, है ना। चलो देखो जाइलम का फंक्शन मैंने बता दिया, फ्लोएम का मैंने फंक्शन बता दिया। नाउ ये जो वैस्कुलर सिस्टम है ना, ये जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, ये आपका रेडियल भी होता है, रेडियल वैस्कुलर सिस्टम है ना, रेडियल वैस्कुलर सिस्टम है। और दूसरा होता है आपका कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, पहले हम लोग रेडियल वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। देखो रेडियल वैस्कुलर सिस्टम में अगर आप देखोगे, ये देखो, ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये आपका जाइलम दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका जाइलम दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको पैच दिख रहा है, दिस इज फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पर जाइलम 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 जाइलम, ये भी जाइलम जाइलम जाइलम। ठीक है, और ये फ्लोएम दिया हुआ है। अच्छा, अब इसका नाम रेडियल वैस्कुलर सिस्टम क्यों पड़ा है?
रेडियल वैस्कुलर सिस्टम इसलिए पढ़ा है क्योंकि अगर आप इधर देखोगे, यहाँ पर आपका फ्लोएम है और ये आपका जाइलम है, तो ये एक रेडियस पे नहीं है, है ना, ये एक रेडियस पे नहीं है, हेंस द नेम रेडियल वैस्कुलर सिस्टम। एग्जाम्पल रूट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है, रूट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। नाउ दूसरा कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम। अगर मैं कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम की बात करूं तो नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, जॉइंट टुगेदर, है ना, जो जाइलम एंड फ्लोएम है दे आर जॉइंट टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर जो आपका कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम है ये भी दो टाइप का होता है, एक ओपन कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम होगा और दूसरा होगा क्लोज्ड आपका कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ओपन की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज आपका फ्लोएम और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये जाइलम है और बीच में आपको ऐसे कुछ लेयर दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं कैम्बियम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं, राइट। और ये आपका डिवाइडिंग टिश्यू है या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। एंड बेसिकली कैम्बियम का क्या फंक्शन होता है, इट फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम फाइबर्स। आई बात समझ में, है ना। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है डाइकॉट स्टेम का, ठीक है। डाइकॉट स्टेम में आपको इस तरीके का वैस्कुलर ओपन टाइप का वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, ओपन कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। दूसरे पे आते हैं क्लोज्ड। यहाँ पर क्लोज्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला फ्लोएम है ऊपर वाला और यहाँ पर जाइलम है, बीच में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट था, यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। इस टाइप का जो आपका वैस्कुलर सिस्टम है ये आपको किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलता है ना, मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलता है। कौन सा वाला, क्लोज्ड कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम। सो आई एम होपिंग आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम आ गया। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी आपका रेडियल वैस्कुलर सिस्टम होता है। किस टाइप का होता है, रेडियल वैस्कुलर सिस्टम एंड कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम। ये यूजुअली आपको डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट में देखने को मिलेगा, इस टाइप का वैस्कुलर सिस्टम। दूसरा कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम जो है ओपन और क्लोज्ड दो टाइप का होता है। जो ओपन कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम है वो आपको डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा और जो आपका क्लोज्ड कंजॉइंट वैस्कुलर सिस्टम है वो आपको मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर आप देखो, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, ये पहले वाला जो डायग्राम दिया हुआ है ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, कौन सा है, रेडियल वैस्कुलर सिस्टम का, ठीक है। और ये जो है ये कौन सा है आपका, दिस वन, क्लोज्ड वाला, ठीक है। और ये वाला जो है ये ओपन वाला है। यहाँ पर देखोगे कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन टाइम गाइस, क्वेश्चन टाइम। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन है ट्राइकोम टेक्स पार्ट इन। पहला ऑप्शन है आपके पास ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा प्रोटेक्शन एंड रिडक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, तीसरा है एक्सुडेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्स एंड डी इज डेसिकेशन, राइट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्राइकोम का क्या फंक्शन होता है। ये पहला तो आपके हर्बीवोर से बचाता है ना, दूसरा लॉस ऑफ वाटर को कम करता है, रिड्यूस करता है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकॉट्स एज देयर वैस्कुलर बंडल्स आर। कैसे होते हैं, रेडियल, स्कैटर्ड, एनक्लोज बाय स्क्लेरेंकाइमा या फिर क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला, है ना, क्लोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। चलिए कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन, किस में होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, एपिडर्मिस में या फिर एंडोडर्मिस में। इजी क्वेश्चन है ना। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला, है ना, एंडोडर्मिस में होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अगला टॉपिक, दैट इज
एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं रूट के बारे में, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेम के बारे में, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीव्स के बारे में, ठीक है। दोनों डाइकोट एंड मोनोकोट दोनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि डाइकोट रूट कैसा होगा, मोनोकोट रूट कैसा होगा, डाइकोट लीफ कैसा होगा, मोनोकोट में लीफ कैसा होगा, है ना, और आपका स्टेम कैसा होगा डाइकोट में एंड मोनोकोट में, ठीक है। तो तीनों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे नोट्स जिस नोटबुक में बना रहे थे, जहां भी बना रहे थे, उसमें एक काम करना है आपको, यहाँ पर ऐसे लाइनें डालो दो, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे डाइकोट रूट, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला जो आपका पार्ट है उसमें लिखो डाइकोट रूट, यहाँ पर आप लिख दो मोनोकोट रूट, और बीच में यहाँ पर कॉमन पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट में सेम होंगे, ठीक है, कॉमन पॉइंट्स, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं पहले पॉइंट का। यहाँ पर पहला पॉइंट ये बोलता है कि जो आपका डाइकोट रूट है, यहाँ पर ज्यादा रूट हेयर प्रेजेंट है ना। वहीं पे अगर आप मोनोकोट में देखोगे तो यहाँ पर लेस रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये डायग्राम देखोगे, यहाँ पर देखो, ये आपका डाइकोट रूट है और ये आपका मोनोकोट रूट है। यहाँ पर आप देखोगे ज्यादा रूट हेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर आप देखोगे बहुत कम रूट हेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर जो पेरिसाइकिल है वो क्या फॉर्म कर रहा है, लेटरल रूट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्या फॉर्म कर रहा है, लेटरल रूट फॉर्म कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। ये सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व हो रहा है। वहीं पे अगर मैं मोनोकोट रूट की बात करूं तो यहाँ पर जो पेरिसाइकिल है वो किसी भी तरीके की किसी भी सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना। तो पेरिसाइकिल इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरे पे आ जाते हैं। यहाँ पर अब लोग एक दो हम लोग कॉमन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन पॉइंट में सबसे पहले आता है हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है दोनों में, डाइकोट रूट में भी एंड मोनोकोट रूट में भी। दूसरा जो है आउटर मोस्ट को एपिब्लेमा बोला जाता है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा कॉर्टेक्स जो होता है वो पेरेन्काइमस है ना, पेरेन्काइमा से बना हुआ है। साथ ही साथ जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप फॉर्म कर रही है। आपको मैंने कैस्पेरियन स्ट्रिप बताया था, जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं, है ना, वहां पर एक वैक्सी सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है जिसको हम लोग सुप्रिन बोलते हैं, है ना, एंड दैट सब्सटेंस इज इम्पर्वियस टू एयर एंड वाटर, और वो किसकी तरह काम करता है, चेक पॉइंट की तरह काम करता है, राइट। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एंड इट इज कॉमन टू बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट रूट, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम थोड़े और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर सबसे पहले वैस्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो वैस्कुलर सिस्टम है जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, ऑब्वियसली बात है, जाइलम एंड फ्लोएम की बात करेंगे। यहाँ पर रेडियल है। अब रेडियल वाला हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। रेडियल वाले में क्या होता है कि अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो यहाँ पर आपका ये जैसे कि जाइलम है, ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लोएम का पैच होगा, तो ये एक ही रेडियस पे नहीं है, है ना, ये एक ही रेडियस पे नहीं है, इसी वजह से क्या बोला गया, रेडियल, राइट। अब यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस प्रेजेंट हो सकते हैं, हो सकता है 2 प्रेजेंट हो सकता है 3 प्रेजेंट हो सकता है 4 प्रेजेंट हो सकता है 5 प्रेजेंट हो। अगर 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लोग डाइकोट की बात कर रहे हैं, अगेन यहाँ पर हम लोग मोनोकोट, सेम वही चीजें चलती आ रही है। यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स है, यहाँ पर डाइकोट है और यहाँ पर मोनोकोट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर पैचेस की बात करूं, अगर 2 प्रेजेंट है तो डायार्क बोलेंगे, है ना, अगर 3 प्रेजेंट है तो ट्रायार्क, 4 प्रेजेंट है तो टेट्रार्क, 5 प्रेजेंट है तो पेंटार्क, ठीक है। तो ये आपके कितने पैचेस प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इनको क्या बोला जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मोनोकोट रूट में यहाँ पर आपके जाइलम एंड फ्लोएम के बहुत सारे मेनी पैचेस प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन आ जाएगा, पोलीआर्क कंडीशन आ जाएगा, है ना। क्या बोलेंगे उसको, पोलीआर्क, पोली मतलब मेनी, मेनी वैस्कुलर बंडल्स और मेनी जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं डाइकोट रूट की बात करती हूँ, यहाँ पर जो पिथ होता है वो काफी ज्यादा स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस होता है, दैट मीन्स विजिबल नहीं होता है,
ठीक है, बहुत छोटा और इनकॉन्स्पिकस होता है ना। यहाँ पर अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो यहाँ पर पित्त बहुत छोटा है, ये तो यहाँ पर आपको विजिबल ऐसे दिखा रहे हैं बट एक्चुअली में होता नहीं है ना, इनकॉन्स्पिकस होता है। आई बात समझ में, है ना, इनकॉन्स्पिकस होता है। वहीं पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जाइलम, अगर आपने वैस्कुलर बंडल्स देखे तो यहाँ पर सिर्फ 3-4 प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो बहुत सारे हैं, है ना, यहाँ पर मोनोकॉट रूट में बहुत सारे हैं, राइट। तो पोलीआर्क, ठीक है, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो। चलो आगे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो पित्त बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस है। तो मैम मोनोकॉट में कैसा होगा? मोनोकॉट में जो पित्त होता है काफ़ी ज़्यादा लार्ज एंड विजिबल होता है ना, विजिबल होगा और लार्ज होगा। ऑलराइट, चलिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये देखो जैसे मैंने बोला जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें लिखी गई हैं, एक है प्रोटोजाइलम और दूसरा है मेटाजाइलम। मैम इनका क्या मतलब होता है ना। यहाँ पर ऐसा दिखा रहे हैं कि ये इसको हम लोग प्रोटोजाइलम बोल रहे हैं और जो इधर है इसको हम लोग मेटाजाइलम बोल रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखो जो प्रोटोजाइलम है ना, देखो यहाँ पर सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या दी हुई है? एक्सार्च कंडीशन दी है। एक्सार्च का क्या मतलब होता है? एक्सार्च का मतलब होता है कि जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी के साइड में है ना, और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर में है ना। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ सॉरी, ये जो आपको प्रोटोजाइलम दिखेगा वो पेरिफेरल साइड में दिखेगा और जो आपका मेटाजाइलम है वो सेंटर में होगा। दैट मीन्स ये कौन सा कंडीशन है? एक्सार्च कंडीशन है ना, एक्सार्च कंडीशन है। तो एक्सार्च में हमेशा प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे होगा, मेटाजाइलम सेंटर पे होगा। पी से पेरिफेरी, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, है ना। अब मैम आपने बोल दिया प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, होता क्या है आखिर में? देखो जाइलम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक तो होता है प्राइमरी जाइलम जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर होता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम, है ना, जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर आता है, राइट। तो प्राइमरी जाइलम में वी हैव मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम, ठीक है। मेटाजाइलम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर जैसे कि जाइलम क्या बेसिकली पाइप, है ना, कंडक्शन ऑफ फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, आप एक पाइप लगा रहे हो तो मेटा मतलब मोटे पाइप्स होंगे, है ना। और यहाँ पर अगर हम प्राइमरी ग्रोथ की बात करें तो जब लेंथ में इंक्रीज हो रहा है उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो मेटाजाइलम मतलब मोटे पाइप्स होते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं इसको कुछ डायग्राम की हेल्प से, है ना, तो मेटाजाइलम मतलब जैसे मैंने बोला मोटे वाले पाइप्स, है ना। तो अगर आप इसको कट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इसका ल्यूमन जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो मोटा होगा, है ना। और वहीं पे जो आपका प्रोटोजाइलम है वो पतला, है ना, क्या है? पतला है। तो इसका ल्यूमन काफ़ी नैरो होगा। आई बात समझ में, है ना। तो आपने देखा है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं इस डायग्राम में आपको दिखाऊं तो ये देख रहे हो प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम है, छोटू छोटू से है ना, ऐसे आपको छोटे छोटे से दिख रहे हैं। और मेटाजाइलम मोटू सा है ना, मेटाजाइलम मोटू सा है जो आपके सेंटर के साइड में है। सो आई एम होपिंग आपको समझ में आ रही है। देखो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में सेकेंडरी ग्रोथ वाली चीज़ें नहीं दी गई है ना, तो जो दिया गया है आपके सिलेबस में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम हो गया। तो एक्सार्च में जो प्रोटोजाइलम होता है वो पेरिफेरी के साइड में होता है, मेटाजाइलम जो है वो सेंटर में होता है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। ये आपका डायग्राम हो गया, ये डायग्राम को अच्छे से देख लेना, है ना। डायग्राम अगर आप अच्छे से देखोगे तो रूट हेयर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, जो जाइलम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है ना। तो वैस्कुलर बंडल काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम पोलीआर्क बोलते हैं। अगर यहाँ पर अगर डाइकॉट रूट की बात करूँ, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 इतने प्रेजेंट हो सकते हैं। तो 2 है तो डायआर्क, ऐसे टेट्रार्क, ट्राइआर्क, इस तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तो यहाँ पर आपका रूट जो है खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेम, ठीक है। अगेन आपको नोट्स बनाने हैं साथ ही साथ में। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं स्टेम पे, ठीक है। लास्ट में इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बीच में भी करेंगे, बट लास्ट में इसके हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। चलो अगेन आपको सेम चीज वही करनी है जो आपने रूट में किया था। 2 लाइनें लगानी है। यहाँ पर आपको लिखना है डाइकॉट स्टेम और यहाँ पर आपको लिखना है मोनोकॉट स्टेम, और यहाँ पर बीच में आपको कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है।
सबसे पहले डाइकोट स्टेम की अगर बात करें तो डाइकोट स्टेम में यहाँ पर मोर नंबर्स ऑफ ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम्स मैंने आपको बताया था, है ना, ट्राइकोम्स मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, है ना, इनिशियल मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ट्राइकोम्स क्या होते हैं, है ना। अगर स्टेम में एक्सटेंशन है तो उसको हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं, अगर रूट में है तो उसको रूट हेयर बोलते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर डाइकोट स्टेम में आपको ज्यादा नंबर ऑफ ट्राइकोम्स दिखेंगे, वहीं पे मोनोकोट स्टेम में आपको लेस नंबर ऑफ ट्राइकोम्स दिखेंगे। ठीक है, देखो आपका जो पूरा चैप्टर है ना, ये इसको बहुत इजी वे में मैं आपके लिए नोट्स के फॉर्म में लेकर आई हूँ, है ना, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में 4 लाइनों में एनसीईआरटी बहुत सारी चीज़ें बोलती है ना, और बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, क्या कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए लिख दिए गए हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, है ना, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है। सबसे पहले मुझे तो ऐसा लगता है बच्चे जो है ईजी चैप्टर्स में ज़्यादा फंसते हैं, डिफिकल्ट चैप्टर वो फिर भी कर लेते हैं, बट इजी चैप्टर्स में बहुत उनको परेशानी इसलिए होती है क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कैसे करें, मतलब इजी है कैसे करें, है ना, फिर इजी के चक्कर में उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमें आराम से तसल्ली से समझना है इस चैप्टर को, है ना। सारे पॉइंट्स जो मैं लिखवा रही हूँ, एक एक पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में है, कुछ भी मिस नहीं होगा, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर डाइकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है, ये सारी चीजें इसी वजह से मैं पहले करवा चुकी हूँ। हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, ये सारी चीजें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाइपोडर्मिस यहाँ पर डाइकोट स्टेम में कॉलेनकमाइटस है, और वहीं पे मोनोकॉट स्टेम में ये स्क्लेरेनकमाइटस है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जो डाइकोट स्टेम है, यहाँ पर इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स है। क्या है इनके पास? वेल डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब मैम वेल डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स का क्या मतलब होता है? वेल डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स का मतलब होता है कि हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, अगर तीनों चीजें हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, अगर तीनों चीजें हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेल डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स बोलेंगे। अगर ये नहीं है तो हम उसको वेल डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो डाइकोट जो स्टेम है उसमें वेल डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स है, दैट मीन तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी। और मोनोकोट स्टेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वेल डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स नहीं होता है ना। बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम क्या करें, है ना, हम क्या करें। चलो यहाँ पर अगर आप कॉमन पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। जाइलम के अरेंजमेंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एंडार्च है ना, एग्जार्च जो था, है ना, एग्जार्च का उल्टा, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में होगा। एग्जार्च में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे था, है ना, यहाँ पर उल्टा हो गया, अब ये सेंटर में आ गया है, मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरी पे आ गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग एंडार्च कंडीशन बोलते हैं, राइट। आई बात समझ में? चलिए अब हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, एंडोडर्मिस को हम लोग स्टार्च शीट भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एंडोडर्मिस एब्सेंट होता है। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं इसका, 1 सेकेंड, यस, देखो यहाँ पर एंडोडर्मिस को हम लोग स्टार्च शीट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंडोडर्मिस एब्सेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर एपिडर्मल हेयर आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना, यहाँ पर नहीं होता है, मोनोकॉट में नहीं होता। ये आपका डाइकोट है ना, ये आपका डाइकोट है, डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम, एंड ये है आपका मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, है ना। एंडोडर्मिस वाला हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर पेरिसाइकल का बताया हुआ है कि पैचेस ऑफ पेरेन्केमाइटस एंड स्क्लेरेन्केमाइटस, और वहां पर पेरिसाइकल एब्सेंट होता है, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन रिंग, रिंग में अरेंज्ड है, एंड दे आर कंजॉइंट एंड ओपन, ठीक है। कंजॉइंट एंड ओपन है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये फोटो दिखा देती हूँ, है ना, इमेज दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो, ये रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है, एंड दे आर कंजॉइंट एंड ओपन। अब
कंजॉइंट एंड ओपन क्या होता है ये चीज हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली है, तो यहाँ पर आप बहुत आराम से समझ सकते हो चीजों को। इसी वजह से वो चीजें मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी, कंजॉइंट क्या होता है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, कैम्बियम क्या है ना, फिर उसके बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है, एंडोडर्मल सेल क्या है, एपिडर्मिस क्या है, रूट हेयर क्या है, ये सारी चीजें इसी वजह से हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये तो अरेंज्ड है रिंग के फॉर्म में, ठीक है, साथ ही साथ कंजॉइंट एंड ओपन है, राइट। चलो, बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट स्टेम में भी वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पर कुछ अलग तरीके के आपको दिखेंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको फोटो में दिखाऊं, फोटो नहीं सॉरी डायग्राम, है ना, डायग्राम में दिखाऊं, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल जो छोटे स्मॉल साइज वाले हैं वो पेरीफेरी पे है ना, कहाँ पर है, पेरीफेरी पे है। और वहीं पे जैसे जैसे आप सेंटर में जाते हो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल का साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइडों में छोटे साइज वाले वैस्कुलर बंडल्स हैं, और जैसे जैसे आप मिडिल में जाते हो, सेंटर में जाते हो, यहाँ पर आपको साइज बढ़ता हुआ दिखता है ना। तो यही चीज यहाँ पर हमने भी लिखी है इस पॉइंट में कि स्मॉल वैस्कुलर बंडल्स आर एट द पेरिफेरी, और साथ ही साथ जो लार्ज बंडल्स है दे आर एट द सेंटर, है ना, दे आर एट द सेंटर। साथ ही साथ अगर मैं डाइकॉट स्टेम की बात करूं, तो यहाँ पर जो पिथ होता है दैट इज लार्ज, कॉन्स्पिकस एंड पेरेन्किमाइटस, है ना। कैसा होता है, लार्ज होता है, आपको आराम से दिखेगा, कॉन्स्पिकस होता है, साथ ही साथ पेरेन्किमाइटस होता है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल्स है दे आर सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्किमाइटस, दैट मीन्स स्क्लेरेन्काइमम, राइट। दैट्स वाई इसको हम लोग बंडल शीथ भी बोलते हैं। यहाँ पर कोई पिथ नहीं है एंड कोई भी मेडुलरी रेज नहीं आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर मैं ये फोटो दिखाऊं, ये देखो, यहाँ पर कोई भी पिथ नहीं है, कोई भी मेडुलरी रेज नहीं है ना। आई बात समझ में, है ना। डिफरेंशिएट कर सकते हो आप इजिली, है ना, डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइकॉट स्टेम और ये हो गया आपका मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर ले फटाफट से, है ना। देखो, बीच में एक क्वेश्चन आ गया है तो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सेल, इसमें से कौन सा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है। ट्राइकोम, कंपेनियन सेल, गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल्स। इसका आंसर सबको पता है, बहुत आसान है ना। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता देती हूँ, उसका आंसर है बी। ठीक है, क्या है इसका आंसर, कंपेनियन सेल। ठीक है, आई बात समझ में। इसने पूछा है नॉट अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज लीफ। ठीक है, दैट इज लीफ, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अगेन वही सेम चीज जो आपने स्टेम और रूट में किया है, लाइनें बनानी है, एक तरफ लिखना है आपको डाइकॉट लीफ और एक तरफ आपको लिखना है मोनोकॉट लीफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है एबेक्शियल एपिडर्मिस, है ना। अब मैम एबेक्शियल और एडेक्शियल क्या होता है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है ना। तो पहले हमें ये बता दो कि एबेक्शियल क्या होता है और एडेक्शियल क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, जहां पर एबेक्शियल आ जाता है ना, एबेक्शियल मतलब बी से बेस, तो ये आपका लोअर सरफेस ऑफ लीफ होता है ना। और जहां पर एडेक्शियल है तो वो अपर सरफेस ऑफ लीफ, है ना, अपर सरफेस ऑफ लीफ एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ। एबेक्शियल से बी से याद कर लेना, बेस की बात कर रहे हैं, है ना, तो लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, सो आई एम होपिंग अभी आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एबेक्शियल एंड एडेक्शियल, राइट। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं दोबारा से इधर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दोबारा से इधर। यहाँ पर मोनोकॉट लीफ में देखोगे कि जो स्टोमेटा है वो दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, बोथ साइड्स। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो ये आपका एडेक्शियल एपिडर्मिस है और ये आपका एबेक्शियल एपिडर्मिस है। यहाँ पर आप देखोगे दोनों तरफ जो है आपका स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है। वहीं पे यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपका डाइकॉट है ना, ये आपका डाइकॉट लीफ है, डाइकॉट लीफ, एंड ये आपका मोनोकॉट लीफ है। ठीक है,
क्या है, मोनोकॉट लीफ। यहाँ पर अगर आप देखोगे डाइकॉट लीफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ नीचे एबैक्सियल एपिडर्मिस पे ही मिलेगा, ठीक है। तो दोनों साइड नहीं प्रेजेंट होते हैं, पहला डिफरेंस है ना, पहला डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो स्टोमेटा है वो सिर्फ एडेक्सियल एपिडर्मिस पे ही मिलता है डाइकॉट लीफ में, और यहाँ पर मोनोकॉट लीफ में दोनों साइड एबैक्सियल भी और एडेक्सियल भी, ठीक है। एबैक्सियल है ना, एबैक्सियल एपिडर्मिस, एडेक्सियल अगर मैंने बोल दिया तो करेक्ट कर लेना, एबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन लीफ मीजोफिल इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ सेल। यहाँ पर अगर आप ग्राउंड सिस्टम की बात करोगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करोगे, है ना, तो यहाँ पर इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ सेल्स। सबसे पहले आ जाएगा आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और दूसरा आ जाएगा पेलिसेड पैरेन्काइमा, है ना। ऑल्सो यहाँ पर आप देखोगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है इतना ज्यादा वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। यहाँ पर आपको 2 टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, है ना, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 टाइप के सेल आपको देखने को मिल रहे हैं, एक है पेलिसेड मीजोफिल और दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा स्पॉन्जी मीजोफिल, है ना, पेलिसेड मीजोफिल एंड स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाई दे रही होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़े बहुत इसके फीचर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पेलिसेड पैरेन्काइमा के, और फिर उसके बाद हम लोग स्पॉन्जी के डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ फिर बाकी जो बचे पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो, पेलिसेड पैरेन्काइमा की अगर मैं बात करूं तो ये किस साइड में होता है, एडेक्सियल सरफेस, है ना। यहाँ पर भी अगेन किसकी बात हो रही है, यहाँ पर डाइकॉट लीफ की बात हो रही है। तो अगर पेलिसेड पैरेन्काइमा को अगर आप देखोगे, पेलिसेड तो कौन से, एडेक्सियल साइड में, है ना, एडेक्सियल एपिडर्मिस के साइड में आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है सेल्स के बीच में, है ना। यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, है ना, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है ये सारे सेल्स, राइट। नाउ एट 90 डिग्री एंगल एपिडर्मिस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री से, है ना, ऐसे 90 डिग्री में अरेंज्ड है। कैसे है, ये आपका एडेक्सियल एपिडर्मिस है और 90 डिग्री में अरेंज है ये सेल्स, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है ना। लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स है ना, ऑन द लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स है। ये किसकी बात होगी, पेलिसेड पैरेन्काइमा की बात होगी। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, है ना, दूसरे वाले सेल्स की बात कर लेते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो ये किस साइड है, टुवर्ड्स एबैक्सियल सरफेस, है ना, एबैक्सियल सरफेस के साइड है, ओवल एंड स्फेरिकल होता है ना। और यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है 2 सेल के बीच में। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपके किसके फीचर्स हो गए, ये आपके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के फीचर्स हो गए। अब हम आ जाते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। देखो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बारी है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में यहाँ पर सबसे पहले आता है वेनेशन। वेनेशन मैंने आपको बताया था, वेनेशन क्या होता है, वेनेशन होता है वीन्स एंड वीनलेट्स का अरेंजमेंट, है ना। अच्छा, यहाँ पर हमने वेनेशन क्यों डिस्कस किया मैम, देखो ये जैसे कि एक लीफ है ना, ये क्या है, ये लीफ है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो वेनेशन होती है वो 2 टाइप की होती है, एक रेटिकुलेट होती है और एक पैरेलल होती है। तो रेटिकुलेट में नेटवर्क बन रहा होता है, एक बीच में प्रोमिनेंट होती है जिसको हम लोग मिडरिब बोलते हैं। फिर उसके बाद आपके वीन्स आते हैं, वीनलेट्स आते हैं, ये सारी चीजें आती है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्योंकि इनका जो डायमीटर है वो चेंज हो रहा है, और आपने वहां पर पढ़ा होगा कि ये किसमें हेल्प करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे उनका भी साइज जो है वो वेरिएबल होगा, वेरी करेगा, है ना। जैसे कि बीच वाला काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, मिडरिब, है ना, और साइड वाले का डायमीटर पतला होता जा रहा है ना, साइड का जो डायमीटर है वो पतला होता जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे उनका भी साइज जो है वो वेरी करेगा। आई बात समझ में, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये इस पे आ जाते हैं, हाइपोस्टोमैटिक
लीफ की अगर मैं बात करूं तो हमने डाइकॉट लीफ को हाइपोस्टोमेटिक लीफ किस बेसिस पे बोला है, स्टोमेटा के बेसिस पे बोला है कि सिर्फ एक ही जो साइड है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर एडेक्शियल है ना, यहाँ पर अगर आप इमेज में देखोगे तो एडेक्शियल एपिडर्मिस जो है, सॉरी एबेक्शियल, माय बैड, एबेक्शियल जो एपिडर्मिस है उस साइड ही स्टोमेटा प्रेजेंट है, एक ही साइड है ना। वहीं पे अगर आप मोनोकॉट में देखोगे तो दोनों साइड, एडेक्शियल भी और एबेक्शियल भी, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया, एम्फीस्टोमेटिक लीफ, ठीक है। मोनोकॉट को हमने क्या बोला, एम्फीस्टोमेटिक लीफ भी बोला है। आई बात समझ में सबको, है ना। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी आपका खत्म होता है ना, ये वाला टॉपिक भी आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। एक और चीज रह गई है यहाँ पर, पैरेलल वेनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं मोनोकॉट लीफ में। जैसे कि यहाँ पर रेटिकुलेट की बात करी, पैरेलल वेनेशन में आप देखोगे जो वीन्स और वीनलेट्स का जो डायमीटर है ना, वो सिमिलर है, मतलब देख रहे हो ये लीफ है ना, इसी तरीके से सेम चीजें है ना, सेम ही यहाँ पर लाइनिंग जो है, ये अरेंजमेंट जो है बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल का साइज है वो सबका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, है ना। सो ये आपका डिफरेंस हो गया किसके बीच में, आपके डाइकॉट लीफ के बीच में एंड मोनोकॉट लीफ के बीच में, ठीक है। किसके बीच में, डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ के बीच का डिफरेंस हो गया है, ठीक है। चलो एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, है ना। यहाँ पर जो आपका डाइकॉट लीफ है इसको हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोला जाता है। और जो आपका मोनोकॉट लीफ है इसको हम लोग आइसोबाइलेटरल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, है ना, क्यों आपने जो आपका डाइकॉट लीफ है उसको आपने डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोला और इसको आपने आइसोबाइलेटरल लीफ बोला। जैसे कि अगर मैं इसको इस तरीके से कट कर देती हूँ तो क्या ऊपर और नीचे सेम है ना। और फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैं इसको इस तरीके से कट कर देती हूँ, है ना, तो क्या आपका ऊपर और नीचे सेम है ना। अगर मैं मोनोकॉट लीफ की बात करूं तो यहाँ पर ऊपर नीचे सेम है ना, डॉर्सल वेंट्रल सिमिलर है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया, आइसोबाइलेटरल लीफ बोला गया। वहीं पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऊपर नीचे डॉर्सल वेंट्रल जो है अलग अलग है ना, तो इसी वजह से उसको क्या बोला गया, डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया इसको, डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोला गया, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है ना। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं और अगेन मैम का रूल है ना, कुछ क्वेश्चंस मैम करने वाली हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा ताकि भाई आप भी तो प्रैक्टिस करोगे, मैं प्रैक्टिस करके मेरा कुछ भला नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें भी मतलब करना पड़ेगा ना प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस किए कैसे होगा, राइट। चलिए तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंड एंड क्लोज, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, हाइपोडर्मिस इज पेरेन्काइमाइटिस, वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है तो इसका शुरुआत हम लोग आपसे करते हैं, है ना। इसका आंसर आप मुझे चैट सेक्शन में दोगे, है ना, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिख देना, ठीक है। मैं सबके आंसर्स देखूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर व्हिच component has thin outer walls and highly thickened inner wall, ठीक है। इसमें से किसका अंदर वाला जो वॉल है वो थिक होता है और बाहर वाला जो वॉल है वो थिक है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर, दिस इज सब्सिडरी सेल्स, है ना। यहाँ पर ये आपका स्टोमेटल गार्ड सेल्स है ना। तो हम लोग सी पे जाएंगे, सी वाला आपका आंसर है, ए वाला करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो गार्ड सेल्स है इनमें जो अंदर वाली वॉल होती है वो थिक होती है, बाहर वाली वॉल जो होती है वो थिन होती है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट पार्ट शोड पोलियार्क, रेडियल एंड एक्सार्च जाइलम विद एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, द प्लांट पार्ट इज आइडेंटिफाइड एज। इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ। पहला ऑप्शन है
पेरिसाइकिल, दूसरा ऑप्शन है एपिब्लेमा एंड तीसरा ऑप्शन है कॉर्टेक्स एंड चौथा ऑप्शन है एंडोडर्मिस। ठीक है, क्या पूछा गया है? इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? ए, पेरिसाइकिल आ जाएगा। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है? सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। लिस्ट 2 में बताया गया है कौन कौन से टाइप है, इनको मैच करना है। ठीक है, टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, डेड सेल्स विद हाईली थिकन वॉल एंड नैरो ल्यूमेन। ठीक है, सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी में आ जाएगा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ए का तो हमारे पास सेकंड आ गया है। टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन साइज, तो ये आ जाएगा सिंपल टिश्यू, तो बी का आ जाएगा फोर्थ, है ना। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यहाँ पर आ जाएंगे आपके, यहाँ पर आ जाएंगे आपके ये, है ना, वैस्कुलर टिश्यूज। तो यहाँ पर टिश्यू मतलब सी का आ जाएगा फर्स्ट एंड डी का आ जाएगा ये वाला स्क्लेराइड्स, है ना। तो कौन सा हो गया? ए का हमारा, ए का कौन सा है? सेकंड। ठीक है, बी का आ जाएगा आपका फोर्थ, सी का आ जाएगा आपका फर्स्ट एंड डी का आ जाएगा आपका थर्ड, है ना। जरा ढूंढे ये वाला ऑप्शन, ए का सेकंड वाला ऑप्शन है कोई हमारे पास? यस, तो ये वाला यही है ना, हाँ ठीक है। तो बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन। देखो एक ही ऑप्शन से ही आपको पता चल गया, है ना, एक ही आपने मैच किया और आपको आंसर मिल गया कि कौन सा वाला है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, उनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी रूट्स बोला जाता है, प्रॉप रूट्स बोला जाता है, लेटरल रूट्स या फिर फाइबरस रूट। तो करेक्ट आंसर है आपका फाइबरस रूट, क्योंकि मैम आपने तो हमें पढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि मैम आपने तो हमें बताया था कि फाइबरस रूट में क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स, large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath, large conspicuous parenchymatous ground tissue, vascular bundles are conjoined and closed, phloem parenchyma absent. Identify the category of plant and its part. Easy question है ना, तो इसको मैं आपको दे देती हूँ, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोमाटा इन ग्रास लीफ आर किस शेप का होता है? किडनी शेप का होता है, बैरल शेप होता है, डम्बल शेप का होता है या रेक्टेंगुलर होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा डम्बल शेप। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर गाइज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर है आपके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन, किसमें होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, है ना? पेरिसाइकिल में, एपिडर्मिस में, एंडोडर्मिस में और कॉर्टेक्स में। वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर एंडोडर्मिस इसका आंसर आ जाएगा, एंडोडर्मल सेल्स। याद आया कुछ नॉस्टैल्जिया, है ना? तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है फटाफट से, है ना। देखो, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, कहाँ से डेवलप होता है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से, रूट कैप से, मैच्योरेशन से या फिर इलोंगेशन से, है ना। रूट हेयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मैच्योरेशन। अच्छा, मैंने नहीं दे दिया क्या आंसर, तुमको देना था ना। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैच्योरेशन वाला आ जाएगा, है ना। सी वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले आपका मेरिस्टेमेटिक, सबसे नीचे मेरिस्टेमेटिक, फिर इलोंगेशन आता है, फिर मैच्योरेशन आता है, फिर वहां पर आपने देखा होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर रूट हेयर होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इनका मेन फंक्शन होता है ना। सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, एंड अगला क्वेश्चन बोलता है कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन एंडोडर्मिस एंड पिथ, एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स, एपिडर्मिस एंड स्टील, एंड यहाँ पर पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, अच्छा मैंने आपको स्टील नहीं बताया है ना, मैं एक बार आपको बता देती हूँ स्टील किसे बोलते हैं। ठीक है, स्टील किसे बोला जाता है? स्टील जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होता स्टील, है ना। ये देखो, एंडोडर्मिस के बाद जो भी चीजें आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्टील, और ये जो ऊपर का है इसको हम लोग एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बोलते हैं।
ठीक है, राइट? आई बात समझ में? तो अब आप इसका आंसर दे सकते हो, है ना? अब आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है? क्या क्वेश्चन था, कहाँ पे गए हम लोग? यस, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, किसके बीच में आपको कॉर्टेक्स, मतलब कॉर्टेक्स रीजन जो है आपको किन दोनों के बीच में मिलता है, कहाँ मिलेगा आपको, किसके बीच में? एपिडर्मिस एंड स्टील के बीच में। तो सी आपका करेक्ट। अरे यार, फिर से मैंने आंसर दे दिया। एनीवेज, जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो कर लेना, है ना? कितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए? 2-3 क्वेश्चन ही दिए, है ना? कितने क्वेश्चन? 1 2 3 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? 3 क्वेश्चन आपके लिए है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है भाइयों और उनकी बहनों खत्म होता है ना? आई नो बहुत छोटा चैप्टर है ना? और इजी भी चैप्टर है, ऐसा जिसमें कुछ दिया नहीं हुआ है। आपके सीबीएसई के लिए तो नहीं दिया हुआ इतना कुछ, है ना? अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो हाँ, डेफिनेटली आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेंगी इस चैप्टर में, ठीक है? ऑल राइट, सो इसी के साथ हम लोग आज का जो ये वीडियो है उसको एंड करते हैं, है ना? अब मैम ये पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मैम टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें? ये देखो, यहाँ पर आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको स्कैन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर क्यूआर स्कैन करने का मन नहीं है तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भिजवा दिया जाएगा, ठीक है? ऑल राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना? नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाने वाली हूँ, नया चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।